मैं रामनिवास से आचार्य श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय सीकर। आज मैं आपको गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा स्थापित भारत सेवक समाज के बारे में बताऊंगा। कृपया आप ध्यानपूर्वक सुनने और समझने की कोशिश करेंगे। तो इसमें हम देखते हैं कि भारत सेवक समाज की स्थापना 12 जून 1905 को की गई थी। इसकी आधारशिला गोखले के मित्र शिवराय हरिसाठे ने पूना में रखी थी। टी.आर. देवगिरीकर का मत है कि समाज की स्थापना गोखले का भारत को विशिष्ट उपहार है। भारत सेवक समाज की स्थापना गोखले के इस विश्वास पर आधारित थी कि एक ऐसे निस्वार्थ एवं योग्य और प्रतिभाशाली कार्यकर्ताओं के वर्ग की आवश्यकता है जो अपने जीवन को देश सेवा में समर्पित कर दें। तो ये भारत सेवक समाज के बारे में एक पृष्ठभूमि के रूप में हमने देवगिरीकर साहब और शिवराव हरिसाठे द्वारा जो नींव रखी गई ये सब हमने देखा। अब हम भारत सेवक समाज के उद्देश्य और लक्ष्यों के बारे में देखेंगे। एक एक करके मैं इन उद्देश्यों को ले रहा हूँ। तो पहला उद्देश्य है कि भाई इसकी स्थापना के उद्देश्य क्यों स्थापना की गई, गोखले साहब ने क्यों भारत सेवक समाज को स्थापित किया। तो इसके पीछे उद्देश्य या फिर कहना चाहिए लक्ष्य हैं। एक ऐसे व्यक्तियों की टोली तैयार करना जो धार्मिक भावना से प्रेरित होकर मातृभूमि की सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित करें। दूसरा, भारत के ब्रिटेन के साथ संबंधों को बनाए रखना। समाज भारत का ब्रिटेन से संबंध विच्छेद नहीं चाहता था। तीसरा, ब्रिटिश साम्राज्य के तहत भारत के लिए स्वशासन प्राप्त करना। सीधा सा अर्थ यह है इसमें कि गोखले साहब ब्रिटेन से संबंध विच्छेद करना नहीं चाहते थे। वो जो भी सुविधा स्वराज स्वशासन चाहते थे वो ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत ही चाहते थे। और इसमें अगला है चरित्र और क्षमता का निर्माण करना। सदस्यों में असीम देशभक्ति और बलिदान की भावनाएं जागृत करना। एक अच्छे चरित्र का निर्माण करना भी बहुत बड़ी बात थी। और सदस्यों में असीम देशभक्ति और बलिदान की भावना पैदा करना, जागृत करना, ये इसका उद्देश्य, खास उद्देश्य था। और अगला है इसका उद्देश्य राजनीति का आध्यात्मिकरण करना। इसके अंतर्गत गोखले साहब साध्य की पवित्रता ही नहीं, साधन की, उसको प्राप्त करने के साधनों की पवित्रता पर भी वो बल देते थे। और इसमें वो ऐसे लोगों की टीम खड़ी करना चाहते थे जो समर्पण भाव से, वास्तविक रूप से वो देश सेवा में हर बलिदान के लिए तत्पर रहने वाले लोगों को इसमें वो भारत सेवक समाज में शामिल करना चाहते थे। तो ऐसे लोगों की आवश्यकता थी। तो ये उद्देश्य थे। अब आगे हम लेंगे कि इस समाज के जो सदस्य बनेंगे, सदस्यता लेंगे, उनको कुछ प्रतिज्ञाएं करनी पड़ती हैं। उनको 7 प्रतिज्ञाओं का पालन करना पड़ेगा। तो वो प्रतिज्ञाएं हैं। नंबर 1, अपने हृदय में प्रथम स्थान देश का होगा। वह अपना सर्वस्व त्याग कर उसकी सेवा करेगा। तो वही व्यक्ति इसका सदस्य बन सकता है जिसमें हर प्रकार से देश का स्थान पहला हो। वो अपने व्यक्तिगत कार्यों को ज़्यादा तवज्जो न देकर देश को तवज्जो देगा, देश के लिए तत्पर रहेगा।
नंबर 2, वह देश सेवा करने में अपने व्यक्तिगत लाभ की चेष्टा नहीं करेगा। तीसरा, वह जाति अथवा धर्म के भेदभाव के बिना सभी भारतवासियों को अपना भाई समझेगा, सबकी भलाई के लिए काम करेगा। एक ये बहुत बड़ी बात थी कि जाति और धर्म के आधार पर भेदभाव, तो गोखले जी बिल्कुल नहीं चाहते थे कि इस आधार पर आपस में भेदभाव की खाई खड़ी की जाए। सभी भारतवासी एक हैं और सभी को अपना भाई समझना और सभी के भलाई के काम करना, ये इसमें खास था। अगला, वह अपना पवित्र जीवन व्यतीत करेगा। जो भी व्यक्ति इसका सदस्य बनेगा उसका जीवन बड़ा पवित्र और शुद्ध होगा। दूसरों को भी लगना चाहिए कि वास्तव में कोई कमी नहीं है उनके चरित्र में। तो ऐसा सैद्धांतिक रूप से नहीं, दिखना भी चाहिए। कार्य करते हुए वो जो भी जीवन में कार्य करें तो उससे ये लगना चाहिए कि ये भारत सेवक समाज के सदस्य हैं। अगला, समाज उसको तथा उसके परिवार को जीवन निर्वाह योग्य जो वृत्ति देगा वह उसी से संतुष्ट होगा। जो भी भारत सेवक समाज के सदस्य हैं, ये समाज उनको जो भी जीवन निर्वाह के लिए एक वृत्ति के रूप में देगा तो वो उसमें संतुष्ट होंगे। अब इसमें अगला है, वह किसी से भी व्यक्तिगत झगड़ा नहीं करेगा। जो भारत सेवक समाज के सदस्य हैं वो व्यक्तिगत रूप से किसी दूसरे तीसरे या किसी से भी झगड़ा नहीं करेंगे। इसका ख्याल रखना होगा। झगड़ा करेंगे तो खुद कमज़ोर हो जाएंगे, और जब आदमी खुद कमज़ोर होता है तो फिर देश की भलाई का, दूसरों का वो क्या भला करेगा। तो ये मजबूती खुद में लानी है, किसी से भी झगड़ा नहीं करना है। अगला, वह समाज के उद्देश्यों के विरुद्ध कभी कार्य नहीं करेगा, अर्थात समाज के उद्देश्यों पर सदा दृष्टि रखेगा। जो समाज के उद्देश्यों पर जो हमने गिनाए हैं उसके अनुसार ही उसका जीवन व्यतीत होगा, वो कार्य करेगा। समाज के उद्देश्यों के विपरीत उसका एक भी कदम नहीं होना चाहिए। और जब इस प्रकार से हमने उद्देश्यों पर ये चर्चा की है तो अब कार्य, समाज के कार्य हैं, उन कार्यों को करना है, उनको संपन्न करना है प्रत्येक सदस्य को। और वो कार्य हैं, नंबर 1, अपने वचन और व्यवहारिक दृष्टांत द्वारा सर्वसाधारण में मातृभूमि के प्रति प्रेम उत्पन्न करना और उसकी पूर्ति त्याग और सेवा से करना। ये ऐसा कार्य प्रत्येक सदस्य करेगा अपने व्यक्तिगत या सामाजिक जीवन में, सार्वजनिक जीवन में। नंबर 2, राजनीतिक शिक्षा और आंदोलन के कार्यों को संगठित करना तथा देश में लोकमत को प्रबल बनाना। ये भी इस समाज का सदस्य है। वो राजनीतिक शिक्षा के कार्यों को बढ़ाने में, उनको शिक्षा के आंदोलन को संगठित करने में और देश में लोकमत को प्रबल करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देगा। भिन्न भिन्न जातियों में प्रेम और सहयोग बढ़ाना। कोई छोटा बड़ा कुछ नहीं है, कोई कई जाति पंथ आदि के आधार पर तो नहीं, सब में प्रेम और सहयोग, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का हो, सब में भाईचारे को बढ़ाना है। भारत सेवक समाज के जो सदस्य हैं वो बिल्कुल इस राह पर चलेंगे। अगला, शिक्षा कार्यों, विशेषकर स्त्रियों की शिक्षा, पिछड़ी हुई जातियों की शिक्षा, वैज्ञानिक और औद्योगिक शिक्षा के आंदोलन की सहायता करेगा। जो भी इसके सदस्य हैं वो शिक्षा के कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लेंगे। स्त्रियों की शिक्षा है, पिछड़ी हुई जातियों की शिक्षा, वैज्ञानिक और औद्योगिक शिक्षा के आंदोलन की सहायता करना। जो भी इस प्रकार की मुहिम को लेकर कोई चलता है तो उस कार्यों में वो आगे बढ़कर मदद करेंगे, अपना रचनात्मक सहयोग देंगे। और अछूत जातियों को उठाना, जो भी अनटचेबल्स हैं, अछूत हैं, उनको मुख्य धारा में लाना, उनके लिए रचनात्मक कार्य करना। अस्पृश्यता है और है, ये जो
समाज का कलंक है, इस कलंक को मिटाने का काम वो करेंगे। उपसंहार के रूप में हम देखते हैं कि समाज का सार्वजनिक क्षेत्र में योगदान महत्वपूर्ण रहा है। इसके सदस्य आदिवासियों की सेवा, बाढ़, अकाल, महामारी, भूकंप पीड़ितों की सहानुभूतिपूर्वक सहायता करते रहे हैं। स्त्री शिक्षा और दलित वर्गों के उत्थान में उनकी सेवाएं चिर स्मरणीय रही हैं। तो इस प्रकार से इस समाज ने, भारत सेवक समाज ने तात्कालिक समय में समाज के लिए बहुत अच्छे अच्छे रचनात्मक, सकारात्मक कार्य किए हैं। तो आज मैं यहीं मेरी वाणी को विश्राम देता हूँ। आपने ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।